है, वो जिस कॉन्टिनेंट को लेकर है, उस कॉन्टिनेंट को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज नॉर्थ अमेरिका। आज हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप विश्व स्तर पर देखते हैं तो नॉर्थ अमेरिका काफी जरूरी कॉन्टिनेंट है। अगर क्रम की बात करते हैं तो सबसे बड़ा एशिया होता है, देन अफ्रीका, देन आपका नॉर्थ अमेरिका होता है। ठीक है, हमारी श्रृंखला आगे बढ़ रही है और बाकी वीडियोस भी आपको अपनी कैटेगरी में दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंतर्गत जो आपकी कैटेगरी क्रिएटेड है उसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे। पूरा कोर्स आपका यहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बातों को आगे बढ़ाते हैं। ये हर बार मैं आप लोगों को बता रहा होता हूं, फिर भी आप याद रखना, ये चीज रिपीटेडली अगर आप देखोगे तो बार बार याद होने के चांसेस ज्यादा होंगे। नॉर्थ अमेरिका लोकेशन के हिसाब से थर्ड है, कनाडा इसका सबसे बड़ा देश है, मिसिसिपी मिशोरी इसकी सबसे लंबी नदी है, और डेनाली इसका सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा। डेनाली क्या है? डेनाली इसका सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इससे आगे, शॉर्ट में नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, बहुत प्यारे तरीके से और शॉर्ट में। ये शॉर्ट में क्यों बताया जा रहा है आपको ये भी क्लियर कर देता हूं। सर शॉर्ट में इसको बताए जाने के पीछे का कारण बहुत सिंपल है कि यहां आप एक ही बार में समझ जाएंगे। देखो, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तीसरे नंबर पे। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 16.58% कब्जाए हुए हैं। यह है आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर में स्थित है। ये कहां पर है? सब पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अगर आप पृथ्वी को इस प्रकार से विभाजित करें तो सर ये वाला हिस्सा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है नॉर्दर्न, ये होता सदर्न, सदर्न होता है। लेकिन अगर इस हिसाब से देखते हैं, आप इसको एक्स एक्सिस पे देखते हैं, तो ये वाला हिस्सा ईस्टर्न होता है और ये वेस्टर्न होता है। तो जो आपका नॉर्दर्न अमेरिका है वो यहां कहीं आपका बसा हुआ है। ठीक है, नॉर्दर्न अमेरिका आपको यहां कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब है ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर में होगा। चाहे तो आप ये भी कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर में होगा, क्योंकि लोकेशन तो इसकी नॉर्थ में ही है। ठीक है, याद रखेंगे। सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। सबसे छोटा देश इसका कौन सा है? सेंट किट्स एंड नेविस। लंबी नदी मिसिसिपी मिशोरी, सबसे ऊंचा पर्वत डेनाली, ठीक है, जिसको माउंट मैकिनले भी कहते हैं। अब इसके अलावा अतिरिक्त जानकारी है, उत्तरी अमेरिका में विश्व की 5 महान झीलें भी स्थित है। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी और लेक ओंटारियो। तो जो विश्व की 5 महान लेकें हैं, द ग्रेट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती हैं। तो अभी मैंने इसके बारे में एक छोटा सा बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दिया, बट ये इनफ नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है। इनफ तो छोड़िए, मैं ये कहूं कि मैंने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पूरा नाम आपको बताया, ये कुछ उसी भांति से है कि ये केवल जानकारी इतनी ही है कि मैंने मानो इसका नाम ही बताया हो। लेकिन अब हम डेप्थ में जाके नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे, एक एक चीज को क्रमखंड तरीके से आगे बढ़ाते जाएंगे। अब बहुत ध्यानपूर्वक समझाता हूं आपको नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के इंट्रोडक्शन एंड लोकेशन एक्सटेंट के बारे में। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन कैसा रहेगा। देखिए जी, इंट्रोडक्शन कैसा है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, हमें पता है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। हालांकि वीडियो के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक हम समझेंगे। ठीक है, इसको दोबारा ही बता देता हूं, इसमें गलतियां हैं। एक मिनट भाई जी। ठीक है, मैं दोबारा ही इसको बता देता हूं। चलिए, इससे आगे अब हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के इंट्रोडक्शन के बारे में और इसकी लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में हम देखते हैं। ध्यानपूर्वक हमें पता लगता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो इंट्रोडक्शन है वो हमें बहुत साफ तरीके से बताता है। क्या बताता है कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप वर्ल्ड में थर्ड है। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपको दिखाई पड़ेगा, कॉन्टिनेंट आपको दिखाई पड़ेगा। ये हमारे दिमाग में बात बैठ जाती है कि दिस इज थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ओके सर, हमें पता लगता है कि अमेरिका देश के संदर्भ में भी बताना है। ठीक है, अब अमेरिका देश के संदर्भ में अगर हम देखते हैं
संदर्भ में भी अगर हम देखें तो बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात को समझना, अमेरिका देश के संदर्भ में मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक आप समझेंगे, ठीक है? ओके सर। अमेरिका कंट्री, अमेरिका कोई देश नहीं है, मेरी बात को समझना। अमेरिका इज नॉट ए कंट्री, अमेरिका कोई देश नहीं है। अमेरिका इज इक्वल टू नॉट कंट्री, अमेरिका कोई देश नहीं है। अमेरिका तो कॉन्टिनेंट है, और वो भी दो तरीके का। यही हमें पता लगती है अमेरिका केवल एक महाद्वीप है। अमेरिका महाद्वीप है, अमेरिका क्या है? अमेरिका इज कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, अमेरिका इज कॉन्टिनेंट, और वो भी दो तरीके का, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो सर हमने तो सुना है कि उसका, जैसे आपने भी बताया था कि आपके कई सारे मित्र अमेरिका में रहते हैं, भाई वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं। अगर आप इसको यहां पर समझेंगे तो ये जो क्षेत्र है जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज यूनाइटेड स्टेट, ये यूएस है। दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स, ये यूएस है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, दिस इज यूएस, ये यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स है ये। बट क्योंकि यह अमेरिका में है तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन है ये, ठीक है? इसके लोकेशन ग्रीनलैंड से लेकर पनामा नहर तक फैला हुआ है। पनामा नहर वो जल संधि है जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को अलग अलग करती है। ग्रीनलैंड ये भूमि हो जाएगी, ठीक है? ग्रीनलैंड भूमि ये हो जाएगी। तो ग्रीनलैंड के इस वाले छोर से लेकर और पनामा नहर के इस वाले हिस्से तक यह फैला हुआ है। इसके नीचे साउथ अमेरिका लगता है। आगे हम देखते हैं, पनामा नहर उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप को जोड़ने का काम करते हैं, हटाने का काम भी करती है, ठीक है? चलो देखो, अब हम बात करते हैं कि अगर आप हमेशा ही कभी भी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो अगर आप बगैर मैप के पढ़ोगे तो वो चीज अधूरी है। तो मैं नहीं चाहता था कि ये चीज आपके लिए अधूरी रहे, इस कारण से मैं इसको आप लोगों के लिए संपूर्णतः पूर्ण कर रहा हूं और इसमें पूरी मैपिंग का प्रयोग भी कर रहा हूं। तो ये भी जरूरी है। तो यहां इस प्रकार से आपको समझ में आया कि क्या जरूरी था और क्या जरूरी नहीं था, ठीक है सर? अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसके प्रमुख कंट्रीज आपको कौन कौन से दिखाई पड़ेंगे, वो आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। सर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्वतंत्र देशों की कुल संख्या 23 है, जबकि साउथ अमेरिका में यह संख्या 13 थी। यहां यह संख्या 23 है। ओके सर, यहां के तीन बड़े देश हैं, कनाडा, अमेरिका एंड मैक्सिको, बाकी सब छोटे छोटे देश हैं। महाद्वीप का एक भी देश लैंडलॉक नहीं है, सभी देशों की सीमा समुद्र तट से लगती है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा। आपसे पूछा जाता है कई बार कि भैया महाद्वीप ऐसा कौन सा है जहां पर एक भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है? तो सर वो है आपका नॉर्थ अमेरिका, यहां एक भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके फेमस कंट्रीज कौन कौन से हैं। सबसे पहले अलास्का, अलास्का की बात करते हैं। अलास्का, अलास्का एक द्वीप है। अलास्का क्या है? अलास्का इज आइसलैंड। अलास्का एक आइसलैंड की भांति है, ठीक है? अलास्का क्या है? दिस इज आइसलैंड। अलास्का एक आइसलैंड है। यह पहले रूस का हिस्सा था, जिसे रूस ने अमेरिका को बेच दिया और यह अब अमेरिका का 49वां राज्य है। अलास्का पहले रूस के पास था, लेकिन एक संधि के दौरान इस हिस्से को यूएसए को बेच दिया जाता है और आज की डेट में यूएसए का यह 49वां राज्य है, ठीक है? यूएसए के जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उसमें जो 49th यूनाइटेड स्टेट है वो यही है। आगे हमें पता लगता है अगला होगा हमारा कनाडा। आगे हम कनाडा के बारे में चर्चा करेंगे। कनाडा के बारे में देखिएगा। कनाडा, कनाडा आप देखेंगे यहां पर कि सर जी महाद्वीप के उत्तरी भाग में जो पीले कलर का हिस्सा है ये कनाडा है, और अमेरिका कनाडा के ठीक नीचे स्थित है। मैक्सिको अमेरिका के नीचे स्थित देश है जहां युकाटन प्रायद्वीप स्थित है। युकाटन आपका एक प्रायद्वीप है, वो यहीं पर दिखता है, युकाटन, ठीक है? तो हमें क्या पता लगा? हमें इसके फेमस जो हिस्से हैं उनके बारे में पता लगा, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह के बारे में पता लगा। कई बार एक सवाल आ जाता है कि ये लाइन कौन सी है? सर दिस इज 38th पैरेलल लाइन। इसको 38th पैरेलल लाइन के तौर पर जाना जाता है। 38th पैरेलल लाइन,
पैरेलल लाइन इसको कहा जाता है, जो कनाडा को और यूएसए को अलग करती है। ठीक है, याद रखेंगे, कोई समस्या? लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं इसको, लैटिट्यूड जो दिखाता है एटीट्यूड 38 नंबर का। आगे हम बात करते हैं, उसको भी समझिएगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, हाँ नहीं नहीं, इसमें एक मिनट भाई, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें चेंज है, इसको आप बताएंगे। हल्का सा शायद मैंने कहीं गलत बता दिया। ये 38th लैटिट्यूड है ये, क्या ये 49th पैरेलल है? 49th पैरेलल है यानी 49th लैटिट्यूड है? 17th है या 10 है? 17th लैटिट्यूड है या ये 10th लैटिट्यूड है? 10th लैटिट्यूड हो जाएगा। 10th लैटिट्यूड लाइन है आपकी। इसको पैरेलल भी इसी को बोला जाता है, पैरेलल लाइन भी इसी को बोलते हैं अपन। ठीक है, चाहो तो लैटिट्यूड बोल लो या पैरेलल लाइन बोल लो, तो ये कौन से नंबर की ये आपको बताना है। ठीक है, मैंने आपके सामने 4 ऑप्शन दिए ABCD, अब चारों ही ऑप्शन आपको बताने हैं कि कौन सा कहां पर स्थित है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, वो समझिएगा। चलिए देखते हैं, अब यहां प्रमुख महासागर और खाड़ी कौन कौन सी आपको दिखाई पड़ेंगे। एक एक पॉइंटर जिसको बताता जाऊं वो जरूरी है, जिसको नहीं बताऊंगा वो जरूरी नहीं होगा। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है, सबसे पहले बेरिंग सागर। ये चुकची सागर के नीचे और रूस के पास स्थित है। देखो बात को समझना, ये अलास्का है और यहां से रूस शुरू है। तो अगर आपको लगता है कि यूएसए से अलास्का दूर है तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, या आप सोचते हैं अलास्का से रूस दूर है तो भी आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी गोल है और ऐसे घुमा हुआ हिस्सा है पृथ्वी। तो अलास्का के बहुत समीप में आपको रूस भी दिख जाएगा। ठीक है, और अलास्का के बहुत समीप में आपको यूएसए भी दिख जाएगा। तो दोनों ही चीजें आपको यहां दिखेंगी। बात को समझते हैं बेरिंग सागर वाले पॉइंट में, बेरिंग सी के पॉइंट में हम समझते हैं बेरिंग सी। बेरिंग सी चुकची सागर के नीचे और रूस के पास स्थित है बेरिंग सी। बेरिंग जल संधि भी है अलास्का और रशिया को अलग करने के लिए। अलास्का की खाड़ी अलास्का के पास ही स्थित है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर यहीं पर है। इस महाद्वीप के पश्चिम तरफ प्रशांत महासागर है, पूर्वी तरफ उत्तरी महासागर है। अगर मैं आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझाऊं तो ये वाला जो हिस्सा है यह आपका प्रशांत महासागर है, यह प्रशांत है। प्रशांत महासागर का मतलब क्या हुआ सर जी? प्रशांत महासागर का मतलब है पैसिफिक ओशियन, तो पैसिफिक ओशियन यहीं पर है। पैसिफिक ओशियन आपका यहीं हो जाएगा। ये अटलांटिक ओशियन है, दिस इज अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है ये। ठीक है, ओके सर। नीचे क्योंकि हम मैक्सिको है, ये वाला हिस्सा जो है ये मैक्सिको का हिस्सा है, ये हिस्सा मैक्सिको का है। तो इसके समीपवर्ती क्षेत्र में यहां पर आपको मैक्सिको की खाड़ी देखने को मिलती है, बे ऑफ मैक्सिको। बे ऑफ मैक्सिको आपको दिखाई देगी, मैक्सिको आपको दिखाई देगी। ये आपके कैरिबियन नेशंस हैं। ठीक है, वेस्ट इंडीज, जमाइका, ये आपने सुने होंगे। तो ये सब कैरिबियन सागर में ही है, यहां कैरिबियन सी है। सर अटलांटिक ओशियन का ही एक हिस्सा है जो बहुत ठंडा है और वहां पर एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है। उस घास के आसपास, उस घास को गौरसागो नाम दिया जाता, सारगेसो नाम दिया जाता है, और उसी घास के आसपास के क्षेत्र को सारगेसो सी बोलते हैं। ठीक है, ये बरमुंडा महाद्वीप है, जो बरमुंडा आपने सुना होगा, बरमुंडा ट्राइंगल सुना होगा, ये बरमुंडा के ठीक नीचे है। तो सर सारगेसो सागर जो है बरमुंडा के ठीक नीचे, ये बरमुंडा है, बरमुंडा ट्राइंगल है ये बरमुंडा। तो जो बरमुंडा ट्राइंगल है, बरमुंडा ट्राइंगल है, बरमुंडा ट्राइंगल के ठीक नीचे आपको सारगेसो सी दिखाई देता है। ठीक है, और ये बहामास यहां पर है, क्योंकि ये बहामास के ठीक ऊपर दिखाई देता है, यहां बहामास है। बहामास की चप्पल आपने पहन रखी हो तो बात अलग है, लेकिन ये बहामास क्षेत्र आपका होगा। ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। और सबसे ऊपर आपको लैब्राडोर सागर देखने को मिलता है, जो न्यू फाउंडेशन के ऊपर स्थित सागर आपको दिखेगा। लैब्राडोर वाटर आपने सुना होगा, लैब्राडोर वाटर करंट के बारे में भी आपने सुना होगा। तो लैब्राडोर वाटर करंट जो था वह ठंडा वाटर करंट था, और यहां पर हमें पता लगता है कि सर जो लैब्राडोर है वो न्यू फाउंडेशन के ऊपर स्थित एक सागर दिखाई पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी, आप बहुत ध्यानपूर्वक इन चीजों को समझेंगे। अब जो बच्चे अंग्रेजी भाषी हैं उनके लिए बहुत सिंपल है, दिस इज लैब्राडोर। ये आर्कटिक का सागर है क्योंकि ऊपर है, दिस इज लैब्राडोर, बहुत ध्यान से करते हैं, लैब्राडोर। दिस इज पैसिफिक, मैं लिख दिया है ये पहले ही पैसिफिक। ये अलास्का, अलास्का बे है ये, यहां पैसिफिक ओशन की बात की जा रही है। यहां
अटलांटिक ओशियन की बात की जा रही है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द अटलांटिक ओशियन, राइट। दिस इज बरमुडा ट्रायंगल, दिस इज बहामास, दिस इज कैरिबियन सी, कैरिबियन कैरिबियन सी, कैरिबियन सी। तो यहाँ कैरिबियन सी की बात की जा रही है। तो इन सारे हिस्सों की हमने बहुत ध्यानपूर्वक बातें सुनी, समझी और पूरे आपके दिमाग में बिठाई। इन सभी बातों को आप याद भी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी एक बात को आप मिस आउट कर दें, मिस आउट नहीं करेंगे आप किसी को भी, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं। लीजिए, अब हम यहां पर बात करते हैं प्रमुख इसके द्वीप समूह की। मैंने आपको पहले बात करी इसके आसपास के क्षेत्र में जो सागर आपको दिखाई पड़ते हैं उनकी बात मैंने करी, प्लस मैंने इनकी लोकेशन भी आपको बताई। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे आइसलैंड्स हैं जो इससे रिलेट करेंगे, इस कॉन्टिनेंट से रिलेट करेंगे, वो समझिएगा। सबसे पहले ग्रीनलैंड का हिस्सा, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जिस पर अब डेनमार्क का कब्जा है। ये ग्रीनलैंड है, ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इसके ऊपर का हिस्सा। अगर मैं इस वाले मैप पे समझाऊं तो ये वाला हिस्सा ग्रीनलैंड का है, ठीक है, याद रखेंगे। तो जो ग्रीनलैंड कॉन्टिनेंट आपको दिखाई पड़ रहा है ये अभी वर्तमान में डेनमार्क के अंडर आता है। तो आपको समझा देता हूं, ग्रीनलैंड आपको देखने को मिलता है, ग्रीनलैंड एक द्वीप है। ग्रीनलैंड क्या है, ग्रीनलैंड एक आइसलैंड हो जाएगा। यहां पे ग्रीनलैंड क्या हो जाएगा, दिस इज आइसलैंड, ग्रीनलैंड एक आइसलैंड हो जाएगा। और ये जो हिस्सा है ग्रीनलैंड का, ये सबसे बड़ा द्वीप है, आइसलैंड है, जिस पर डेनमार्क का कब्जा है। दिस इज अंडर डेनमार्क, अंडर डेनमार्क, डेनमार्क के पास इसका हिसाब किताब है, अंडर डेनमार्क पोजेशन। इसके बीच बैफिन द्वीप है, कनाडा के उत्तर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप बैफिन द्वीप कहलाता है। जो कनाडा है सर, बैफिन के बारे में बहुत बार पूछा जाएगा, बैफिन आइलैंड के बारे में पूछा जाएगा। तो दिस इज, ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड, आइलैंड इन नॉर्थ ऑफ कनाडा, इन नॉर्थ ऑफ कनाडा, इन नॉर्थ ऑफ कनाडा। एक तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ा आइलैंड होगा कनाडा के नॉर्थ में होगा, ठीक है। चलो, इसके अलावा एल्समेयर आइसलैंड महाद्वीप के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है एल्समेयर, ठीक है। दिस इज, ये नॉर्दर्न मोस्ट है, नॉर्दर्न मोस्ट हो जाएगा, नॉर्दर्न मोस्ट हिस्सा हो जाएगा, एल्समेयर बोलेंगे इसको। इसके अलावा क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह भी आपको दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह है। और ये विक्टोरिया द्वीप समूह के बीच द्वीप समूह आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। विक्टोरिया द्वीप समूह कई सारे हैं, उनके बीच में आपको यह दिखाई पड़ेगा। मैं दोबारा से बताने की कोशिश करता हूं, मेरी बात को समझना। जो क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह है वो एलिसमेयर और विक्टोरिया, इन दोनों के बीच में स्थित है, एलिसमेयर और विक्टोरिया। अब ये एलिसमेयर और विक्टोरिया कहां पे है सर, मेरी बात को समझना, अब यहां पर समझेंगे आप। सर, जो क्वीन एलिजाबेथ द्वीप है ये बिल्कुल नॉर्थ में है, दिस इज नॉर्थ ऑफ कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ ऑफ कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब वो हमें कैसे पता लगेगा, जो क्वीन द्वीप है, जो एल्समेयर है, मैंने बताया कि सबसे नॉर्थ में है, एल्समेयर के जस्ट नीचे का महाद्वीप जो है वो क्वीन एलिजाबेथ है। विक्टोरिया और जो बैंक्स द्वीप है, बैफिन द्वीप के पास ही स्थित है। जो बैफिन है इसके नजदीक में आपको कई सारे द्वीप और भी दिखाई देते हैं, जैसे विक्टोरिया है और बैंक्स है, ठीक है, विक्टोरिया है, बैंक्स है। एक अंतिम चीज आपको दिखाई देगी, विक्टोरिया द्वीप आपका ये है सर, दिस इज विक्टोरिया, विक्टोरिया आइलैंड आपको दिखाई देगा। और अंतिम क्षण में आपको यहां पर दिखाई देता है न्यू फाउंडेशन और बरमुडा ट्रायंगल। न्यू फाउंडेशन कनाडा का एक प्रमुख द्वीप है जो समुद्री जलधाराएं जहां पर मिलती हैं। न्यू फाउंडेशन यह है नियर बाय टू द कनाडा है, नियर टू कनाडा है, न्यू फाउंडेशन है नियर टू कनाडा, नियर टू कनाडा हो जाएगा, ठीक है। अंतिम बचता है आपका बरमुडा ट्रायंगल, बहामास द्वीप के समूह के जस्ट ऊपर आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है, जहां जहाज विलुप्त हो जाते हैं। यह है आपका ट्रायंगल, यह है आपका बरमुडा ट्रायंगल, जस्ट अबव द बहामास। बरमुडा क्या है, जस्ट अबव बहामास, जस्ट अबव बहामास, बहामास द्वीप के ठीक ऊपर है और नाम है इसका बरमुडा ट्रायंगल। इसका ही नाम है बरमुडा ट्रायंगल, बरमुडा ट्रायंगल, इसी का नाम है बरमुडा ट्रायंगल। और ये ठीक बहामास द्वीप के ऊपर है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये पीडीएफ इंग्लिश में चाहिए होगी, मेरी बात समझना, यह हिंदी में क्रिएटेड है, बट जो मैं लिख रहा हूं यही पीडीएफ आपको
अवेलेबल हो जाएगी, तो इसके लिए ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसी को याद रख लेंगे। आगे हम बात करते हैं वो समझना, मध्य अमेरिकन कंट्रीज समझते हैं। सबसे पहले मिडिल अमेरिकन कंट्रीज समझते हैं, जो दोनों के दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में है, जो दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में है। मध्य अमेरिका, मैक्सिको के नीचे छोटे छोटे देशों का समूह है, दिस इज नोन एज मिडिल अमेरिका। मिडिल अमेरिकन कंट्रीज हैं ये। ठीक है, याद रखना। सबसे पहले ग्वाटेमाला, यहां प्राचीन माया सभ्यता निवास करती थी। एक माया सभ्यता थी, बहुत बहुत ही कमाल की सभ्यता थी। ठीक है, याद रखना। सर जहाज गायब क्यों हो जाते हैं यार? क्योंकि जो बरमुंडा ट्रायंगल होगा, वहां आपके दिमाग में ही सवाल आ सकता है जहाज क्यों गायब हो जाते हैं, इन द बरमुंडा ट्रायंगल थियरी। तो आपको मैं समझाना चाहूंगा कि जो बरमुंडा ट्रायंगल है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से लोकेटेड है जिससे कि यहाँ जहाज आने के बाद एक लूप में फंस जाते हैं। आप सोचेंगे कि सर ये तो बिल्कुल यार एकदम अचूबा हो गया, सर भारत में भी तो होना चाहिए ऐसा कुछ। बिल्कुल है, भारत में इस प्रकार के सेम स्ट्रक्चर पाया जाता था। वो पाया जाता था सोमनाथ के मंदिर में, लेकिन उस मैग्नेटिज्म को तबाह कर दिया गया गजनी के द्वारा 1025 में। गजनी ने उस मंदिर का, यानी सोमनाथ महादेव जी मंदिर का एक पिलर तोड़ दिया, जो उसका एक कोना था, जिससे कि सारा का सारा मैग्नेटिकल बैलेंस खत्म हो गया। और आज की डेट में वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता, वरना जब पहले था तो वहां पर कोई भी मेटल की वस्तु जो अंदर मंदिर के परिसर में प्रवेश करती थी वो हवा में तैरने लगती थी। इवन भगवान महादेव शिव जी की जो शिवलिंग थी वो भी हवा में सस्पेंडेड थी, तैरती थी, क्योंकि वो मेटेलिक शिवलिंग थी वहां पर। ठीक है, याद रखना। चलो आगे, ग्वाटेमाला के बारे में मैंने बताया, बेलीज के बारे में बताया, ग्वाटेमाला के पास है। ग्वाटेमाला थोड़ा ज्यादा जरूरी है, नजदीक में बेलीज है, सबसे ऊपर ग्वाटेमाला है, देन आपका बेलीज है, इसके नीचे होंडुरास है, उससे नीचे एल सैल्वाडोर है, बेलीज के जस्ट नीचे आपको एल सैल्वाडोर दिखाई देगा, जिसकी कैपिटल सेल सैल्वाडोर है। दिस इज एल सैल्वाडोर, दिस इज बेलीज। ठीक है, और इसके साइड में ये ग्वाटेमाला है। बात आ रही है समझ में? दिस इज ग्वाटेमाला, और साइड में इसके होंडुरास, एक और प्रमुख मध्य अमेरिकी देश है। ठीक है, अब इसके बारे में बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आप इसको समझेंगे, आप बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे इस चीज को समझेंगे, जिसको मैं समझाने का प्रयत्न आपको कर रहा हूं। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं? होंडुरास की बात कर रहा हूं मैं, होंडुरास की। ये एक प्रमुख अमेरिकन कंट्री है, दिस इज अ मेजर अमेरिकन कंट्री। क्या भला? होंडुरास। अब होंडुरास के बारे में खास क्या है कि सर होंडुरास बता रहे हैं, होंडुरास के बारे में खास क्या है वो बताइए। सो होंडुरास कंट्री एक ऐसा कंट्री है जो आपको दिखाई पड़ेगा अच्छा खासा बड़ा कंट्री है। ठीक है, ओके। इसके अलावा निकारागुआ है, इसकी सीमा प्रशांत और अटलांटिक जो कैरिबियन के नजदीक है दोनों से लगती है। इसके अलावा कोस्टा रिका है, निकारागुआ के जस्ट नीचे है, और इसके बाद पनामा है, सबसे निचला देश है जो पनामा नहर के माध्यम से दोनों महासागरों को जोड़ता है। ठीक है, और इसी वजह से इस देश का नाम पनामा है। पनामा से जस्ट ऊपर कोस्टा रिका है, उसके ऊपर निकारागुआ है, देन आपका होंडुरास है। तो आपके कई सारे कंट्रीज यहीं कवर हो जाते हैं। टोटल कंट्रीज यहां पर है कितने? 23 है। एल सल्वाडोर की कैपिटल सेल सल्वाडोर है, एल सल्वाडोर की कैपिटल सेल सल्वाडोर है। ठीक है, याद रखें, बहुत बढ़िया। तो ये चीज मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे, और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत हुई होगी। नेक्स्ट, अब यहां पर कैरिबियन सागर में बहुत सारे आपके कंट्रीज हैं जिनको सामूहिक तौर पर वेस्ट इंडीज कहा जाता है। ठीक है, जिसमें सामूहिक तौर पर जिसको वेस्ट इंडीज कहा जाता है। बात को समझेंगे, कैरिबियन सागर में स्थित द्वीपों के रूप में वेस्ट इंडीज मिलते हैं। क्यूबा कैरिबियन द्वीपों में सबसे बड़ा और प्रमुख देश है। जमाइका क्यूबा के ठीक नीचे स्थित देश है, सबसे ऊपर क्यूबा है, क्यूबा के नीचे जमाइका है, जमाइका के साइड में हैती है, फिर डोमिनिक रिपब्लिक है, फिर पोर्टो रिको है, ये आपको दिखाई देंगे। ठीक है, क्यूबा के ठीक नीचे स्थित है जमाइका। जमाइका के पास स्थित एक और देश है जिसका नाम है हैती, जिसका नाम क्या हो जाएगा? हैती आपका हो जाएगा। एंटलीज द्वीप, इन द्वीपों के समूह को एंटलीज कहा जाता है। ये जितने भी द्वीप हैं इनको ग्रेटर एंटलीज कहा जाता है। लेंसर एंटलीज, एंटलीज के पूर्व में छोटे छोटे द्वीपों की एक लाइन को लेंसर एंटलीज कहा जाता है। और 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज में आकर गलती से इन वेस्ट इंडीज द्वीप पर पहुंच गया था और इसने अमेरिका की खोज कर दी थी। वो बहामास पर पहुंचा था।
ठीक है, एग्जैक्टली वो इनसे टकराया, देन वो बहामास पर पहुंचा और उसको लगा उसने भारत की खोज कर ली। तो वहां के जब लोगों को उसने देखा, तो क्योंकि वो द्वीपों पर रहते हैं और वहां की हवा में नमी के कारण उनके स्किन का कलर काला पड़ चुका था, जिसको लाल ललोहा कलर भी कहा जा सकता है। तो इसने कहा था कि सर, क्यूबा की कैपिटल हवाना है, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझेंगे। तो इसने कहा कि रेड इंडियंस हमारे द्वारा खोज लिए गए, ठीक है, रेड इंडियंस हमारे द्वारा खोज लिए गए। तो वह चीज यहां पर आके आपकी सक्सेसफुली पूरी हो पाती है। तो यह बात कहां पर हुई है सर? ये लेसर एंटिलीज के नजदीक होती है, ठीक है सर। आगे हम बात करते हैं, कुछ आपकी लाइंस हैं जो यहां से होकर निकलती हैं। मैं दोबारा से पूछ रहा हूं, एक बार बहुत ध्यान से बताना, ठीक है, बहुत ध्यान से आप बताएंगे। नॉर्थ अमेरिका में कितने कंट्रीज हैं? टोटल 23 हैं। साउथ अमेरिका में 13 हैं। साउथ अमेरिका के कंट्रीज के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के बारे में नहीं पूछा जाता। रीजन क्या है? सर, क्यूबा को बाउल ऑफ शुगर भी बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं क्यूबा को बाउल ऑफ शुगर। आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि क्या क्यूबा को बाउल ऑफ शुगर बोला जा सकता है? तो बोला जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल बोला जा सकता है। ओके, नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट द ज्योग्राफिकल लाइंस एंड फैक्ट्स। इनकी ज्योग्राफिकल लाइन एंड फैक्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आर्कटिक व्रत है, 66.5 पे है। ये आर्कटिक व्रत है 66.5 पे, ये रहा। दिस इज आर्कटिक सर्कल, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, इसको बोलेंगे अब अपन। ये 66.5 डिग्री पर है नॉर्थ। इसके नीचे है 49 डिग्री पैरेलल। ये अमेरिका और कनाडा के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। दुनिया की सबसे शांत अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा मानी जाती है, क्योंकि दोनों देशों के बीच इसे लेकर कोई विवाद नहीं है। ऊपर कनाडा, नीचे यूएसए। अच्छा, कमाल की बात है, मैंने आपसे शुरुआती तौर पर एक सवाल पूछा था कि कौन सी रेखा इनको बीच में से कई भागों में, बीच में से बराबर भागों में बांटती है। सर, अगर 49 लैटिट्यूड इनको बांटती है, फिर 38 किसको बांटती है? 38 बांटती है साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया को, 17th वियतनाम को और 10वीं अंडमान और निकोबार को, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रख लेंगे, सारे ही सवालों को याद रख लेंगे। अभी अपन दोबारा से बात करते हैं इसी के बारे में जो डिस्कशन यहां पर चल रहा था। तो मैंने बताया क्योंकि दोनों देशों के बीच इसे लेकर कोई विवाद नहीं है, इसलिए 49 जो लैटिट्यूड लाइन है, पैरेलल लाइन है, काफी फेमस है। कर्क रेखा, कर्क रेखा, यह रेखा मैक्सिको और क्यूबा के ठीक ऊपर से होकर गुजरती है। ये मैक्सिको हुआ और ये हुआ क्यूबा, इसके ठीक ऊपर से गुजरा जाता है। किसके द्वारा? ठीक है, ये हुआ क्यूबा आपका, इसके ठीक ऊपर से गुजर जाती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? पहले इसे नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एरिया कहा जाता था, ठीक है, लेकिन 2020 में इसका नाम बदलकर यूएसएमसीए कर दिया गया, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट कर दिया गया है, और महाद्वीप का नाम एमिरो वेस्पूची के नाम पर पड़ा है, ठीक है, अमेरिगो वेस्पूची। किसका? सर, अमेरिका की बात कर रहे हैं अपन। जो अमेरिका है पूरा, इस महाद्वीप का नाम किसके नाम पर पड़ा है? अमेरिगो वेस्पूची, उसी के नाम पर इसका नाम महाद्वीप पड़ा है। पूरे कॉन्टिनेंट का नाम महाद्वीप अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर पड़ा है। अमेरिका की खोज किसने करी थी अगर पूछा जाता है तो आप बताएंगे क्रिस्टोफर कोलंबस ने करी थी। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में जहाज लेकर निकला था, लेकिन केप कैनरी से टकरा कर वह मुड़ जाता है। निकला तो भारत के लिए था, लेकिन वो अमेरिका पहुंच जाता है। क्योंकि हम जितना भी इतिहास पढ़ते हैं, इस पर ब्रिटेन की, इस पर स्पेन की, इस पर यूरोप की एक अलग छाप है, और यूरोप की अलग छाप ही हमें बताती है कि उन्होंने ही लिखा है कि उन्होंने अमेरिका की खोज करी। वास्तविकता में अमेरिका पहले से था। उन्होंने यूरोप से लेकर अमेरिका तक, यूरोप से लेकर अमेरिका तक के रास्ते की खोज करी है। तो दैट इज नोन एज क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवरी, और इसके पीछे का कारण है कि हम आज भी यूरोपियन पद्धति का शिकार हैं। नेक्स्ट, रॉकी माउंटेन्स। सर, यह आपके न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं और नॉर्थ अमेरिका के सबसे लंबे पर्वत हैं। दुनिया की दूसरी लंबी पर्वतमाला है, पहली एंडीज पर्वतमाला है। सबसे पहले एंडीज पर्वतमाला आपको दिखाई पड़ती है, जो कि साउथ अमेरिका में होगी, बड़ी एंडी है वो भी। अब यहां आती है रॉकी। इसे पश्चिम का कॉर्डिलेरा भी इसको कहा जाता है। इसका विस्तार 3 देशों में, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में। इसकी विभिन्न श्रेणियां हैं। अलास्का में इसको ब्रूस श्रेणी और अलास्का श्रेणी के नाम से जानते हैं। श्रेणी का मतलब यहां पर आपका रेंज से होता है, और रेंज से होता है।
तो अगर हम इसको डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में अलग अलग नाम देते हैं, जैसे हम अगर देखते हैं हमारा जो शिवालिक माउंटेन है, जो हिमालय का सबसे दक्षिणतम हिस्सा है, जब वो अलग अलग क्षेत्र में पहुंचता है तो इसको अलग अलग नाम देते हैं हमारे यहाँ, जैसे डिफला, मिशमी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी इस पर्वत को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम दिया जाता है। अलास्का में इसको बोलते हैं ब्रूक्स रेंज या अलास्का रेंज बोलते हैं, इसको ब्रूक्स या अलास्का रेंज बोलते हैं, ब्रूक्स बोलते हैं या इसको अलास्का रेंज बोलते हैं, ब्रूक्स या अलास्का रेंज इसको कहा जाएगा। कनाडा में इसको मैकेंजी पर्वत कहा जाता है, हॉल्ट मैकेंजी, यहीं पर वो ऊंचाई होगी, ठीक है। कनाडा में इसको मैकेंजी माउंटेन के नाम से जाना जाएगा, मैकेंजे माउंटेन के नाम से जाना जाएगा। अमेरिका में इसको कास्केड पर्वत बोला जाएगा या कोस्ट रेंज बोला जाएगा या सियरा नेवादा इसको बोलेंगे, इसका नाम ही सियरा नेवादा होगा, सियरा नेवादा। मैक्सिको में इसको सियरा माद्रे बोलेंगे, सियरा माद्रे, सियरा माद्रे, सियरा माद्रे और माद्रे। तो सियरा माद्रे आप बोल सकते हैं, चाहे तो सियरा नेवादा भी बोल सकते हैं, और इसको कोस्ट रेंज के अंतर्गत भी रख सकते हैं। यू कैन पुट हिम इन कोस्ट रेंज, ये कोस्ट रेंज में भी शामिल आपका रह सकता है, कोस्ट रेंज में भी आपका यह शामिल रह सकता है। मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझेंगे, दिस इज ऑल्सो इन द कोस्ट रेंज। अब आप समझ पाए होंगे ये किस प्रकार से कार्यरत होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। अलास्का में, कनाडा में, दिस इज इन अलास्का, अलास्का में है ये, राइट। कनाडा में है ये, अलास्का में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, ठीक, मैक्सिको में है, मैक्सिको में है। तो इनका अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है। आगे हम बात करते हैं वो समझिएगा। रॉकी माउंटेन्स की सर्वोच्च चोटियां और इसका ब्लॉक माउंटेन होना, भ्रंश पर्वत होना। माउंट मैकल्ले, जिसका नाम डेनाली भी है, यह अलास्का में स्थित है और पूरे उत्तर अमेरिका और रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मैकल्ले, माउंट मैकल्ले, माउंट मैकल्ले आपको दिखाई देगी, माउंट मैकल्ले ये है हाईएस्ट पीक, जिसको डेनाली के नाम से भी जानते हैं, इसी को डेनाली के नाम से भी जानते हैं, और ये सबसे ऊंची चोटी है और ये अलास्का में है। ये कहां निर्धारित है? अलास्का में है, ठीक है, याद रखना। माउंट एल्बर्ट, ये अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। एल्बर्ट अमेरिका की, लोगन कनाडा की, और सियरा नेवादा सर यह है अमेरिका का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन हो जाएगा, ठीक है। सियरा नेवादा अमेरिका का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन हो जाएगा, भ्रंश पर्वत हो जाएगा, ठीक है। माउंट एल्बर्ट अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एल्बर्ट, एल्बर्ट, ठीक है। माउंट लोगन, लोगन कनाडा की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, माउंट लोगन, राइट। और सियरा नेवादा, सियरा नेवादा, सियरा नेवादा आपको दिखाई पड़ेगी, जिससे हमें पता लगेगा ये रॉकी पर्वत का भाग है और अमेरिका का सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत है, ठीक है, याद रखना। अच्छा देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, मैं चाहूं तो साथ में इनके जो हाइट्स हैं वो भी लिख के चल सकता हूं, लेकिन इसके लिए मैं चाहता हूं अलग से एक वीडियो भी डाला जाए, प्लस आपके लिए एक होमवर्क हो कि जो आप इसका नोट्स बना रहे हैं तो आप खुद से वो चीजें ऐड ऑन करें। मेरे लिए बहुत सरल था, स्लाइड्स थी, इस पे ऐड ऑन करना मेरे लिए आसान था, बट मैंने पहले ही इसको मानसिक तौर पर एक विचार के तौर पर रखा हुआ था कि आप खुद से इसको जब एक बार सर्च करेंगे तो शायद आपको वो चीज लंबे समय तक याद रहे, नहीं तो आपको यहीं पर एक वीडियो भी देखने को मिल जाएगा जिसमें मैं केवल माउंटेन्स की बात करूंगा कि हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड की बात कर लूंगा, उसमें भी आप समझ पाएंगे। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए एप्लेशियन माउंटेन्स। एप्लेशियन एक चेन है, यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है, किसमें? ईस्ट साइड में है, और ये उत्तरी अमेरिका के वेस्ट साइड में है। रॉकी माउंटेन ये ईस्ट साइड में है। यह अरावली पर्वत की तरह एक बहुत पुराना पर्वत है जिसका निर्माण पैलोजिक एरा में हुआ था। पैलियोजोइक जो एरा थी ये तब थी जब भारत के अंदर अरावली बना। भारत में सबसे बड़ा है अरावली माउंटेन, सबसे बड़े का मतलब है सबसे पुराना, महत्व में बड़े की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, याद रखना। दूसरा पॉइंट, इसकी कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है और इसका विस्तार न्यू फाउंड लैंड तक है।
यह उच्च कोटि का एंथ्रेसाइट बिटुमिनस और प्रचुर मात्रा में मिलता है, यानी कोयले के लिए फेमस है, बेस्ट क्वालिटी कोयला एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस यहां मिलते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट मिशेल है, ठीक है, जो उत्तरी कैरोलिना में स्थित है। यहीं से टेनेसी नदी निकलती है, जिसे देखकर भारत में 1948 में दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई थी। जो दामोदर घाटी परियोजना है हमने टेनेसी से कॉपी करी थी। अब आपके दिमाग में थोड़े थोड़े पॉइंटर्स आ सकते हैं। किसको अपलेशियन कहा जा रहा है? सर अपलेशियन में चेन कहां से आई? सर ये अपलेशियन पूरा नाम है, इसमें कोई अलग से चेन नहीं है। दिस इज एप्लेशियन माउंटेन, नाम है एप्लेशियन। आगे हम देखते हैं, प्रमुख पठार कोलोराडो और कोलंबिया का पठार है, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता दूं, अगर कोलंबिया देश की बात होती है तो कोलंबिया देश के बारे में अगर मैं जाऊंगा, कोलंबिया देश, तो ये साउथ अमेरिका में है। कोलंबिया देश साउथ अमेरिका में है, कोलंबिया देश साउथ अमेरिका में है, बट कोलंबिया पठार ये साउथ अमेरिका में नहीं है, ठीक है, याद रखना। ये अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर है। कोलोराडो की बात करते हैं, कोलोराडो का पठार है, अमेरिका और मेक्सिको की सीमा के पास स्थित है। यहां पर डेथ वैली भी है और मिड झील लेक मीड भी है। यहां से कोलोराडो नदी निकलती है जो ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। यह तांबा और कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोलोराडो प्लेट्यू तांबे के लिए और कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यहां से जो नदी निकलती है वो ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है, ठीक है। आगे कोलंबिया का पठार देखो, अगर हम बात करते हैं कोलोराडो का पठार, ये यूएसए और मैक्सिको बॉर्डर पे है। अगर हम बात करते हैं कोलंबिया पठार, यह है यूएसए और कनाडा बॉर्डर पे है। एक तरीके से अगर हम देखते हैं तो यहां यूएसए है, यहां पे आपका क्या है कोलोराडो, कोलोराडो है, और यहां क्या है मेक्सिको इसके नीचे है, ठीक। यहां आपका क्या है सर, यहां पे कोलंबिया, यहां कोलंबिया है, कोलंबिया, यहां कोलंबिया है, और कोलंबिया के ठीक ऊपर क्या है सर, कोलंबिया के ठीक ऊपर है कनाडा। तो कुछ इस प्रकार से इसकी स्थिति का वर्णन किया गया है। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ऊपर कोलंबिया, नीचे कोलोराडो, ठीक है। थोड़ा सा आप इस चीज को याद रखेंगे। तो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। यहां से कोलंबिया नदी निकलती है जिस पर ग्रैंड कुली बांध बना है। स्नेक नदी के द्वारा निर्मित उत्तरी अमेरिका का सबसे गहरा कैनियन हेल्स कैनियन आपका कहलाता है। कैनियन का मतलब होता है गड्ढा, एक बहुत गहरा गड्ढा, ठीक है। कैनियन का मतलब भी गड्ढा होता है। पठार का मतलब होता है कि भाई एक ऐसा, पठार का मतलब होता है हाईलैंड, एक उठी हुई भूमि लेकिन जिसकी चोटी ना हो। 600 मीटर तक उठी हुई भूमि पर उसकी चोटी ना हो। अगर वो 600 मीटर से ज्यादा ऊंची होगी तो वो माउंटेन कैटेगरी में चली जाएगी, बट 600 मीटर से ऊंची हो तो कुछ इसमें एक्सेप्शन हो सकता है। अगर पीक नहीं है तो चोटी नहीं होनी चाहिए। एक समतल भूमि जो जमीन से थोड़ी उठी हुई होती है उसको पठार कहते हैं। आगे बात करते हैं, ठीक है। प्रमुख पठार लॉजियन, ओजार्क और मैक्सिको का पठार भी है, बिल्कुल इंपोर्टेंट नहीं है। लॉरेंशियन पठार है, कनाडा में भी है। इसे खनिजों का भंडार लोहा, तांबा, सोना, यूरेनियम, हीरा कहा जाता है। इस पर सडबरी की खान है जो कोबाल्ट और निकेल के लिए पूरी दुनिया के लिए प्रसिद्ध है। यहीं से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। ओजार्क अमेरिका में स्थित है। यहां से मिसिसिपी नदी की कई सहायक नदियां निकलती हैं। शीशा और जस्ते के लिए फेमस है। मैक्सिको में है, यह सबसे ज्यादा चांदी के लिए फेमस है। यहां मुख्य फसल मक्का, बीन्स, गन्ना और कॉफी होती है। मैक्सिको प्लेट्यू में बहुत ज्यादा जरूरी भी है, नहीं है। नेक्स्ट, एडवर्ड और मिसिसिपी रिवर। ये मिसिसिपी रिवर जरूरी है। एडवर्ड का पठार अमेरिका में ही है और मुख्य रूप से भेड़ बकरी पालन के लिए जाना जाता है। एडवर्ड जरूरी है। मिसिसिपी रिवर, मिसिसिपी रिवर जरूरी क्यों है? क्योंकि मिसिसिपी रिवर के बारे में बहुत बार सवाल बने हैं। मिसिसिपी की घाटी के बारे में बनते हैं। सर यह इटास्का झील यानी सुपीरियर झील के पास है, यहां से निकलती है, इटास्का से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ये दुनिया की एकमात्र नदी है जो पंजाकार डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। बर्ड फुट डेल्टा का मतलब है कि इसमें सारे, जब अंत होने वाला होता है नदी का तो उससे पहले कई भागों में बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं बर्ड फुट डेल्टा। ये सब इस तरीके से बहती है और यहां पर यह इस तरीके का कुछ डेल्टा बनाती है। इसको बर्ड फुट डेल्टा कहा जाता है। मतलब जब ये पानी में गिरती है उससे पहले बहुत ज्यादा छिटक मार देती है, फट जाती है कई सारी शाखाओं में। 6275 किलोमीटर लंबी है नदी, दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी है और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इसके मुहाने पर न्यू ऑरेलियंस बंदरगाह है
तो कृषि उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। और किनारे पर सेंट लुइस शहर है जो विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी है। इसके मुहाने पर ही सेंट लुइस आपको देखने को मिलता है, न्यू ऑरलेंस आपको देखने को मिलता है, और सेंट लुइस सिटी भी आपको यहीं देखने को मिलता है मिसिसिपी रिवर पर। मिसिसिपी रिवर के बारे में मैंने आपको बताया, ये इटास्का झील से निकलती है जो कि लेक सुपीरियर के पास है। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, जो इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, ओके सर, बहुत ध्यानपूर्वक हम समझते हैं। मिसिसिपी नदी के बेसिन की बात करते हैं। मिसिसिपी नदी बेसिन के कृषि के 3 भागों में बांटा गया। ऊपरी भाग गेहूं के लिए, मध्य भाग मक्का के लिए और दक्षिणी भाग कपास के लिए फेमस है। सहायक नदी है मिसौरी, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। ओहायो, अरंकस और रेड रिवर, ये सब इसकी सहायक नदी है। मिसौरी, ओहायो, ओहायो भी बहुत जरूरी है, ओहायो, ठीक है, और अरकानसस, अरकानसस एंड रेड रिवर, और रेड रिवर, ये सब फेमस होंगे। ओहायो भी, अरकानसस भी और रेड रिवर भी। मिसौरी इसकी सबसे लंबी सहायक नदी आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, बगैर परेशानी के इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये और याद रख लेना, कोलोराडो, कोलंबिया और हडसन नदी। कोलोराडो नदी कोलोराडो पठार से निकलती है। कोलोराडो पठार कहां पर है भाई जी? कोलोराडो पठार आपका मैक्सिको और यूएसए के बॉर्डर पे है। कोलोराडो पठार वहीं से निकलती है और ये विश्व प्रसिद्ध ग्रेट कैनियन बनाती है। कोलंबिया कोलंबियन पठार से निकलती है। हडसन, इसकी खोज 1609 में होती है, हेनरी हडसन के द्वारा हुई थी। ठीक है, किसने करी थी? हेनरी हडसन के द्वारा की गई थी, हेनरी हडसन ने करी थी। अमेरिका का प्रसिद्ध न्यूयॉर्क शहर, मैनहट्टन सिटी आइलैंड और लॉन्ग द्वीप इसी नदी के किनारे स्थित है। ये अटलांटिक महासागर में गिरती है हडसन नदी। मैंने बताया क्यों? क्योंकि कई बार पूछा गया न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है, तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। ये कहां गिरती है सर? अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला पोर्शन आपका बहुत जरूरी है, जो पोर्शन कहलाता है कनाडा की फेमस लेक्स। भाई ये सुपीरियर लेक वाला हिस्सा नहीं है, वह अमेरिकन लेक्स है। अभी मैं पहले कनाडा की लेक्स आप लोगों को बता रहा हूं। दीज आर द लेक्स ऑफ कनाडा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लेक्स ऑफ अमेरिका, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेक्स ऑफ कनाडा। कनाडा में उत्तर से दक्षिण की ओर झीलों का क्रम एक अलग प्रकार से देखने को मिलेगा। ग्रेट बियर लेक होता है, कनाडा की सबसे बड़ी लेक है ग्रेट बियर लेक। ग्रेट स्लेव लेक, यहां से मैकेंजी नदी निकलती है, ग्रेट स्लेव में से मैकेंजी। ठीक है, लेक एथाबास्का, रेनडियर लेक है, विनीपैग लेक है। ठीक है, और आपका निंगपिन लेक आपको होगी जो सुपीरियर झील के पास है। इसको निपिंग झील के नाम से भी जानते हैं। निपिगन आपकी यहां पर हो जाएगी, निपिगन, निपिगन है, विनीपैग है, और आपका एथाबास्का, रेनडियर, ग्रेट स्लेव और ग्रेट बियर लेक। कनाडा की सबसे बड़ी लेक का नाम क्या है? तो कनाडा की सबसे बड़ी जो लेक है, इस लेक का नाम है ग्रेट बेयर लेक। लेकिन ये सब लेक्स कनाडा में हैं। हमें फोकस करना था आपकी जो सुपीरियर लेक्स हैं, जो 5 ग्रेट लेक्स हैं। अगर मैं 5 ग्रेट लेक्स के टॉपिक पर जाता हूं तो वो यहां पर होंगे। अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर 5 महान लेक आपको दिखाई पड़ती हैं। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी, लेक ओंटारियो। यह कुछ इस प्रकार से है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ठीक है, 2 और होंगी, इरी एंड आपकी ओंटारियो। परफेक्ट। अब इसको मैं समझाना चाहूंगा। सबसे पहले सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। दिस इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ वर्ल्ड, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ वर्ल्ड है, वाटर लेक ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है पूरी दुनिया की। इसके किनारे डुलुथ शहर आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध बसा है। इसका अधिकांश भाग अमेरिका में है, डुलुथ का। ओके, मिशिगन, इन 5 जिलों में यह एकमात्र झील है जो पूरी तरीके से केवल अमेरिका में है। ठीक है, कौन सी? मिशिगन। बाकी देखो ये बॉर्डर पे है, ऊपर कनाडा है, नीचे यूएसए है, ये पूरी तरीके से यूएसए में है। ह्यूरॉन आधी कनाडा आधा यूएसए, एरी आधी कनाडा आधा यूएसए, ओंटारियो आधी कनाडा आधा यूएसए। तो इस तरीके से फेमस है। ठीक है, मैं बहुत ध्यान से समझाता हूं। ह्यूरॉन, सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को सू नहर आपस में जोड़ती है। किसको सर? ये जो है सुपीरियर को, ह्यूरॉन को, ये बीच की जो नहर है इसका नाम क्या? सू, सू छयो, सू छयो, सुपीरियर तो ह्यूरॉन छयो, ये सू रिवर है, सू नहर है।
शू कैनाल इसको कहा जाता है, सू कैनाल इसको कहते हैं, सू कैनाल इसको कहा जाता है, सू नहर कहते हैं इसको, सू नहर इसको कहा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इरी लेक है, इसके किनारे डेट्रॉइट शहर स्थित है जो पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल्स वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉइट लेक एरी के पास है डेट्रॉइट। भारत का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? भारत का डेट्रॉइट चेन्नई है। अब डेट्रॉइट का मतलब क्या है? डेट्रॉइट एक शहर है जो ऑटोमोबाइल्स यानी कार वगैरह बनाने के लिए फेमस है। नेक्स्ट है आपका ओंटारियो, यहां से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, बात खत्म, सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। अब ओंटारियो और एरी के बीच में सर नहर इरी झील और ओंटारियो झील को जो जोड़ती है उसका नाम है आपका वेलेंट कैनाल। जैसे वहां शू कैनाल है, यहां वेलेंट कैनाल है। नियाग्रा फॉल, यहां प्रसिद्ध नियाग्रा फॉल भी यहीं पर है। इरी और ओंटारियो झील के मध्य में आपको दिखाई देगा वेलेंट नहर के ऊपर, इसको क्या कहा जाता है? नियाग्रा फॉल। भारत के चित्रकूट जलप्रपात को भी नियाग्रा फॉल की संज्ञा दी जाती है। भारत का जो चित्रकूट में जलप्रपात है वो भी नियाग्रा फॉल जैसा है। कौन सी नहर पे है? वेलेंट नहर पे है। वेलेंट नहर एरी और ओंटारियो को जोड़ता है। ओंटारियो लेक इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि यहां से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। एरी इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि यहां डेट्रॉइट बसा हुआ है। और ये पांचों की पांचों लेक्स आपकी ग्रेट लेक्स कहलाती हैं। ठीक है, ये ग्रेट लेक्स कहलाती हैं आपकी। आगे हम बात करते हैं घास के मैदान। आप बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे, बहुत ज्यादा पोर्शन नॉर्थ अमेरिका में बचता नहीं है। घास के मैदान, अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। वेल्ड्स कहां कहा जाता है? वेल्ड्स कहां कहा जाता है सर? वेल्ड्स तो आपने बताया था सर, वह तो ऑस्ट्रेलिया के पास था। मैं शाबाश। प्रेरी शब्द फ्रेंच भाषा का है जिसका अर्थ है घास वाला खुला मैदान। ठीक है, प्रेरी दिस इज अ फ्रेंच टर्म, इसका मतलब है अ ग्रासलैंड। इसे दुनिया का ब्रेड बास्केट, गेहूं की टोकरी या गेहूं की रोटी कहा जाता है। यह एक टेम्परेट यानी शीतोष्ण घास का मैदान है। काली उपजाऊ मिट्टी में पनपता है जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चार्नोजम कहा जाता है। काली मिट्टी को ही चार्नोजम बोलते हैं। ठीक है, यही है आपका क्या बोला? प्रेरी इसको कहते हैं। अच्छा, डेजर्ट कौन सा है सर? यहां पर मुजावे डेजर्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, यह कैलिफोर्निया और नेवादा राज्य में फैला हुआ है। अमेरिका का सबसे शुष्क ड्राइएस्ट है। सोरेन भी आपका है, यह मरुस्थल अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर पर है, दोनों देशों में है। और सोनेरन मरुस्थल दुनिया के सबसे ऊंचे कैक्टस के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ऊंचे कैक्टस के पेड़ लगते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे कैक्टस लगते हैं यहाँ पर। ये सोरेनन आपका होगा, सोनरन आपका होगा। नेक्स्ट खदानें हैं। हैमिल्टन, यहां अमेरिका की आयरन स्टील बनती है। भारत का जमशेदपुर की तरह हैमिल्टन है। मॉन्ट्रियल कनाडा का मैनचेस्टर है। यहां ओजोन सम्मेलन भी हुआ था 1987 में मॉन्ट्रियल में, और यहां पर कपड़े भी बनते हैं। सुलिवॉन, ये आपकी लॉरेंसियन पठार के पास है, यहां जस्ता निकलता है। और कृषि में अमेरिका का स्थान है। सोयाबीन, तंबाकू, सूरजमुखी के उत्पादन में अमेरिका दुनिया में प्रथम स्थान पर है। सोयाबीन, तंबाकू और सूरजमुखी, दुनिया में सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि अमेरिका के पास है। जो सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि है वो अमेरिका के पास है। बट अमेरिका के पास फार्मर्स इतने नहीं है जितने इंडिया में है। यानी अमेरिका का जो मेन काम है वो कृषि नहीं है। बट अगर हम कृषि योग्य भूमि देखें तो सबसे ज्यादा इसी के पास है। आगे हम देखते हैं प्रमुख देश जमैका और क्यूबा। इनके बारे में मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कई बार पेपर में सवाल बन जाता है। आप भी सोच रहे होंगे कि सर ने प्रमुख देशों के बारे में नहीं बताया। भाई मुझे पता था हर एक चीज बतानी है, बट क्रम होता है। अब जमैका को देखते हैं। इसकी राजधानी किंगस्टन, मुद्रा है डॉलर। 1962 में ब्रिटेन के कब्जे से आजाद हुआ। भाषा अंग्रेजी और धर्म ईसाई है। दुनिया की सबसे महंगी ब्लू माउंटेन कॉफी और केले की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ब्लू माउंटेन कॉफी यहीं पर होती है। प्रसिद्ध धावक उसेन बोल्ट और रैगे, संगीत के जनक बॉब मॉर्ले इसी देश में है। बॉब मॉर्ले भी बहुत अच्छा गाते थे। ठीक है, बॉब मॉर्ले। क्यूबा कैपिटल हवाना, मुद्रा पेसो। चीनी का कटोरा बोलते हैं और एंटलीज का मोती भी इसको बोला जाता है। प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में सबसे आगे है और इसमें हवानियन सिगार के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। वो आपने देखा होगा सिगार, ऐसे वाला सिगार देखा होगा आपने, वो आपने इस तरीके का सिगार देखा होगा, उसको हवानियन सिगार कहा जाता है। और ये हवानियन सिगार आपका कहां पर है सर? ये हवानियन सिगार आपको पता लगता है कि हवानियन सिगार आपका क्यूबा में है। ठीक है, याद रखना। आगे प्रमुख देश कनाडा और अलास्का, इनको भी समझ लीजिए। कनाडा कैपिटल ओटावा है।
जो मुद्रा है वो डॉलर है। कुल 10 राज्य हैं, 3 यूटी हैं इसके अंतर्गत, और अमेरिका में 49 स्टेट्स हैं। ये कोणधारी वनों का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ लकड़ी काटने वालों को लंबरजैक कहा जाता है। यहाँ पर आपके आपके कोणधारी वन बहुत ज्यादा है, ठीक है, याद रखना। दूसरा, अखबारी कागज के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। सबसे ज्यादा जो अखबार के कागज के लिए पेड़ काटे जाते हैं वो यहीं पर मिलते हैं, ठीक है। ओके सर, आगे अलास्का की बात करते हैं। अमेरिका का 49वां स्टेट है। अमेरिका ने 1867 में रूस से $7.2 मिलियन में खरीदा था और 1959 में अपना राज्य घोषित कर दिया। इसे हजार धुओं की घाटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हजारों छोटे छोटे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इसकी राजधानी जूनो है। अलास्का की कैपिटल क्या है? जूनो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ आपके, ये भी देख लीजिए, पनामा नहर। पनामा देश के स्थित है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक कैरिबियन महासागर को जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत, दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत है। कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। निर्माण 1904 में हुआ था और 15 अगस्त 1914 को उद्घाटन हुआ। हवाई अमेरिका का 50वां इकलौता द्वीपीय राज्य है। 1959 में बना। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है इसको, हवाई को। इसकी राजधानी होनोलुलु है और जिसको ओहाउ द्वीप पर स्थित है। ये मोना लोआ और मोना किया जैसे विश्व के विशाल सक्रिय ज्वालामुखी के लिए फेमस है। इस पर ज्वालामुखी है, काफी फेमस है। बहुत तेज हो गया, चलो कोई नहीं, मैं बहुत धीमा आपको कर देता हूं। चीजें थोड़ी सी और हैं, वो आप बहुत ध्यान से समझ लेंगे। जैसे वाटर स्ट्रेट्स, मैंने बताया था कि वाटर स्ट्रेट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। पेपर में बार बार घूम घूम के वाटर स्ट्रेट्स पूछ लिए जाते हैं। जल संधि का कार्य दो जल भागों को जोड़ना और दो जल स्थलों को अलग अलग करना होता है। पहला है आपका बेरिंग जल संधि, चुकची सागर को बेरिंग सागर से या आर्कटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और ये रूस को अलास्का से अलग करता है। मैंने पहले ही बता दिया था बेरिंग के बारे में। डेविस दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि है। ये बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है और ग्रीनलैंड को बैफिन से अलग करती है। ग्रीनलैंड को बैफिन से अलग करती है, ठीक है। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक से गल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ती है, ठीक है। और फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है। क्यूबा और ये फ्लोरिडा, इन दोनों को आपस में अलग करती है। फ्लोरिडा आपका यूएसए का ही एक राज्य है। नेक्स्ट आप समझेंगे प्रमुख वाटर स्टेट में ही, नेयर्स ये बैफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और ग्रीनलैंड को एलेसमियर द्वीप से अलग करता है। डेनमार्क जल संधि ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच है। ग्रीनलैंड यहां पर है और आइसलैंड यहां पर है। ग्रीनलैंड को आइसलैंड से दूर करता है, ये डेनमार्क का हिस्सा है। बैफिन आइसलैंड और जो उगावे पेनिनसुला, हडसन जल संधि, हडसन की खाड़ी लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, ठीक है। हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर से जोड़ती है और उगावा प्रायद्वीप को अलग रखती है। उगावा प्रायद्वीप को बैफिन प्रायद्वीप से अलग रखती है। यही हडसन की संधि है, ठीक बात। और इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहां पर कुछ नेशनल पार्क्स के बारे में। विश्व का सबसे पहला तेल का कुआं 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के टिटीसाविले में। येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका का सबसे बड़ा, सबसे पुराना नेशनल पार्क है, भारत के जिम कॉर्बेट की तरह। जिम कॉर्बेट 1836 में बना था, 1936 में बना था, जबकि येलोस्टोन नेशनल पार्क ओल्डेस्ट है किसी भी नेशनल पार्क में। माउंट रेनियर प्रमुख ज्वालामुखी है, ठीक है। पोपोकैप्लो, ठीक है, और ये सबसे पुराने ज्वालामुखी यहां हो जाएंगे। बफेलो नेशनल पार्क है, कनाडा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है। विभिन्न मैक्सिको को स्थानीय कृषि मिल्पा कहा जाता है, जिसे भारत में झूम बोलते हैं। अमेरिका के राज्य, अमेरिका के 50 राज्यों में से 48 मुख्य भूमि से जुड़े हैं, जबकि अलास्का और हवाई द्वीप मुख्य भूमि से दूर है। बात खत्म। यही था आपका नॉर्थ अमेरिका। अब अगला कौन सा बताया जाए वो जरूर बताना, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ पसंद आ रहा है। पीडीएफ आपको साथ के साथ मिल ही जाएगी, उसकी कोई टेंशन है ही नहीं। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अब आप में से किसी बच्चे के दिमाग में कोई डाउट रह गया हो तो वो पूछ ले, नहीं तो आज मैं नॉर्थ अमेरिका को कंप्लीट मानता हूं। आपके दिमाग में कोई डाउट तो नहीं रहा है? अगर रहा है तो भाई वो भी आप पूछ ही लीजिए। जैसे हमारे दिमाग में डाउट रह गया है तो बताइए। नोट्स कैसे बनाएं भाई? जब ये आपको पीडीएफ मिल जाता है तो इसको रिलेट करते हुए इसके फेमस फेमस बातों को लिखते चले जाना, आपके नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। बताइए आपको समझ में? याद कैसे रखें भाई? ऐसे याद नहीं होंगे आपको ये। आपको मैंने बहुत सारा डेटा दे दिया है, मैंने आपको बहुत सारा रॉ डेटा दे दिया है।
अब जब आप इसकी क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन करने से याद होंगे, ठीक है। भाला भाई ये ऐसे याद नहीं होते। आप इसके लिए क्या करोगे, क्वेश्चंस जो मैं आपको कराऊंगा उन क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपको याद हो सकते हैं, और मैं बहुत जल्दी ही क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं भाई। क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है, कोई बात नहीं भाई। आ, आप बाद में देख लिया करो। मिथुन, हाँ भाई क्लास रिकॉर्डेड है, मैंने ये सन 75 में रिकॉर्ड करी थी, 1975 में, जब देश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था ना, तब करी थी मैंने। बेटा ऐसा कोई टारगेट नहीं होता कि मैं 20 स्लाइड पढ़ाऊंगा। मेरा मन था कि आज मैं नॉर्थ अमेरिका को पूरा कर दूं। नहीं, आपको इतना सारा याद नहीं करना है, ये तो बहुत सारा डेटा हो गया ना भाई। आपको इसमें से बहुत लिमिटेड डेटा ही याद रखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस जब आप करोगे तो उससे आपके धीरे धीरे चीजें याद होती चली जाएंगी, ठीक है। चलो, अब अपन कल मिलते हैं। बाकी आप सब जरूर आना, आज 12:30 बजे भी क्लास है आपकी, यूट्यूब पर है। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।